नमस्कार। प्रस्तुत है नाटक एक और द्रोणाचार्य। नाटककार डॉक्टर शंकर शेष। भूमिका हो चुकी है। एपिसोड 1 भूमिका नाम से वीडियो अपलोड है। चलते हैं मूल टेक्स्ट की ओर। नाटक 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध जहाँ से नाटक शुरू हो रहा है। दृश्य है प्रोफेसर अरविंद का घर। प्रोफेसर साहब कॉलेज से घर लौटे हैं और आज वो थोड़ा तनाव में है। तनाव इसलिए है क्योंकि आज परीक्षा ड्यूटी था, परीक्षा हो रही थी कॉलेज में और वो एक राजकुमार नामक लड़का जो प्रेसिडेंट का बेटा है सामने चाकू रख करके नकल कर रहा था और प्रोफेसर अरविंद देख लिया और उसको धर दबोचा, पकड़ लिया, ले गया उसको और शिकायत दर्ज भी करवाई। प्रोफेसर अरविंद गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका में है। पत्नी लीला द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी की भूमिका में है और जिसको आज पकड़ा है चोरी करते हुए वो साधारण नहीं है, वो शहर का सबसे बड़ा गुंडा है और प्रेसिडेंट का बेटा है। कॉलेज का प्रेसिडेंट मतलब कॉलेज उसके बाप का है, प्राइवेट कॉलेज है, तो इसलिए उसका दबंगई चलता है कॉलेज में। इस वजह से तनाव थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, माहौल तनावपूर्ण है और इसके साथ ही ये जो अरविंद प्रोफेसर साहब का आर्थिक स्थिति है घर का जो है ना ठीक ठाक नहीं है, चरमराया हुआ है। माँ बीमार है, उसे वो हॉस्पिटल में भर्ती है और उसका शायद ऑपरेशन होने को है। पत्नी चिड़चिड़ी रहती है हमेशा, ये नहीं है वो नहीं है, महंगाई इतना बढ़ रहा है, कैसे चलेगा, कैसे चलाया जाए। तो इस तनावपूर्ण स्थिति में बातचीत शुरू होती है। बातचीत लीला से ही शुरू होती है। आते हैं मूल टेक्स्ट की ओर और शुरू करते हैं। लीला कहती है, लाइट तो जला लेते, बढ़कर स्विच ऑन करती है, अंधेरे में दम कैसे नहीं घुटता तुम्हारा। एक चुप्पी होती है और फिर टेबल पर से चाय का खाली कप उठाते हुए कहती है, जानते हो शक्कर क्या भाव चल रही है, पूरे 4 हो गई। अरविंद जैसे सुन ही ना रहा हो कहता हूँ। लीला कहती है सिगरेट के टुकड़ों को उठाते हुए, कितनी बार कहा है ऐश ट्रे ले लिया करो, झाड़ू मार मार कर कमर मेरी ही टूटती है ना। अरविंद कहता है ले लिया करूँगा। ऐश ट्रे जैसे सिगरेट पीने के बाद में जो राख झड़ता है वो ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन गंदा होता है। वो गुस्सा हो रही कि बार बार मुझे ही झाड़ू लगानी पड़ती है, परेशानी मेरे ही बढ़ाते हो। ऐश ट्रे लेने के लिए कही हुई कितनी बार, पर लेते नहीं हो। ऐश ट्रे होता है राख रखने वाला पात्र। ऐश मतलब राख और ट्रे मतलब पात्र, तो एक तरह से हम उसको राखदानी भी कह सकते हैं। लीला कहती है आगे, और राशन कार्ड बन गया, नहीं बनाना, गए भी थे, परवाह किसको है, माँ का ऑपरेशन कब तय हुआ है। अरविंद चुप रहता है। कहती है इसका मतलब अस्पताल गए नहीं, अकेले कहाँ कहाँ मरूंगी, बोलते क्यों नहीं, क्या हो गया है तुम्हें। अरविंद कहता है कुछ नहीं, बेचारा टेंशन में है। लीला कॉपियाँ देकर कहती है, कॉपियाँ प्रोफेसर लोग को कॉलेज से कॉपियाँ लाने को मिलता है घर जांचने के लिए, परीक्षा कॉपी। तो कॉपी दे करके कहती है सिन्हा का काम हो किया या नहीं, नहीं किया ना। अरविंद चुप रहता है। फिर कहती है
सारी आफत मेरे सिर, नहीं बढ़ाए नंबर तो लपक कर एहसान क्यों लेते हो। सिन्हा नामक व्यक्ति है जिसका कोई परिचित छात्र है, उसका नंबर बढ़ाना था। लीला जो पत्नी है उसकी सिफारिश की थी कि बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, उसे पास कर देना है, 2 नंबर 4 नंबर जो भी दे देना है अपने तरफ से ताकि पास हो जाए। और प्रोफेसर अरविंद का आत्मा नहीं चाहता कि किसी के साथ नाइंसाफ़ हो, वो चाह कर भी गलत नहीं चाहते, तो इसलिए उन्होंने दिया नहीं, उसी का झुंझलाहट है। अरविंद कहता है क्या एहसान लिया। लीला कहती है जाहिर है तुमने फेल कर दिया उसे, मैंने जो सिफारिश की थी और कोई करता तो। अरविंद कहता है आखिर कहना क्या चाहती हो। लीला तीखे स्वर में कहती है उसे क्या जवाब दूंगी, वह अपने अफसर को क्या जवाब देगा, उसके प्रमोशन का क्या होगा। अरविंद जवाब देता है लड़का पास होने लायक नहीं था तो मैं क्या करूं। लीला कहती है पास होने लायक होता तो तुमसे कहता ही क्यों, सिन्हा क्या कहेगा, सोचा भी है, अच्छे एहसान फरामोश लोग हैं। अरविंद फिर कहता है क्या एहसान फरामोशी की मैंने। लीला कहती है तुम्हें यह नौकरी किसके कारण मिली, यह मकान, अस्पताल में सुविधाएं कौन दिलवा रहा है, 2 नंबर बढ़ा ही देते तो कौन सा आसमान फट जाता। अरविंद कहता है अब चुप भी रहोगी। लीला कहती है चुप रहने के अलावा किया क्या है आज तक, तुम जाकर बैठो हरिश्चंद्र के खाली सिंहासन पर। और इतने में यदु आता है, अरविंद का हम उम्र है, चेहरे पर उद्विग्नता मतलब चिंता झलक रही है उसके। यदु जो है प्रोफेसर अरविंद के साथ में कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर है। यदु कहता है अरविंद से जानते हो शहर में क्या खबरें फैल रही हैं। लीला टोक लेती है, पूछती है कैसी खबरें। यदु फिर अरविंद से कहता है सुबह जो हुआ क्या सच है। लीला फिर टोक लेती है क्या हुआ सुबह, मुझे भी नहीं बताया। यदु कहता है अब क्या बताऊं भाभी, बदकिस्मती से मैं आज कॉलेज नहीं जा पाया और इस साले ने मुसीबत खड़ी कर दी। लीला कहती है आखिर हो क्या गया। यदु कहता है जानती हो आज इसने प्रेसिडेंट के लड़के को ही नकल करते हुए धर दबोचा। लीला यानी राजकुमार को। यदु हाँ राजकुमार को, शहर के सबसे बड़े गुंडे को। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी अक्ल पर पत्थर क्यों पड़ जाते हैं। अरविंद कहता है छुरा सामने रखकर नकल जो कर रहा था कैसे छोड़ देता। यदु कहता है अब तुम ही बचे हो साले, ईमानदारी और सच्चाई की औलाद, आराम से रहना, किस्मत में बदा हो तब ना। लीला अरविंद से कहती है तुम्हें क्या गरज पड़ी थी, कर रहा था नकल, करने देते, क्या बिगड़ जाता। अरविंद जवाब देता है देख कर तो मक्खी नहीं निकल सकता। लीला तो फिर क्या झगड़ा होगा। यदु और नहीं तो क्या, इस बार तो अच्छी खासी मारकाट होगी। लीला और उसकी जिम्मेदारी थोपी जाएगी इनके सिर पर। अरविंद से फिर कहती है इतना समझाने के बाद भी तुम मानते क्यों नहीं, इस प्रकार बहादुरी दिखाने की क्या तुम्हारी उम्र रह गई है। यदु कहता है
अब क्यों समझा रही हो? सारी जिंदगी तो इसके नखरे उठाती रही, इसकी आदर्शवादी बेवकूफ़ियों की पूजा करती रही, अब क्यों भड़क रही हो? लीला कहती है, मेरी सुनता ही कौन था? यदु, नहीं सुनता था तो विरोध करती, पर बड़प्पन हाँकने की आदत कहाँ जाएगी? अरविंद, कुछ मेरी भी सुनोगे? यदु, कान पक गए तुम्हारी बातें सुनते सुनते। कहाँ तो सोचता था कि साल 2 साल में तुम प्रिंसिपल बनोगे और मैं वाइस प्रिंसिपल, और कहाँ तुमने यह हंगामा खड़ा कर दिया। पहले अपनी चमड़ी बचाओ और तब लगाओ हाथ दूसरों को। अरविंद कहता है, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? यदु कहता है, मैं तो और कागज़ लाकर दे देता, कहता करो बेटा नकल इत्मीनान से, अपने बाप का क्या जाता है। अरविंद कहता है, क्या तुम इस तरह सोचते हो? यदु, मैं सोचता ही नहीं, सोचने से फ़ायदा, लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटे सवाल को ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे, तुम्हें कौन पूछता है? अरविंद कहता है, दूसरों के लिए यह सवाल छोटा हो सकता है यदु, पर हमारे लिए यह जीवन मरण का सवाल है, प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल है। यदु कहता है, लेक्चर मत दो, जब से तुमने विमलेंदु का द्रोणाचार्य नाटक क्या खेला है, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। मिडिल क्लास का नपुंसक जोश छोड़ो, जाओ प्रेसिडेंट के हाथ पांव जोड़ो, केस को रफा दफा कराओ। अरविंद कहता है, यदु कहता है, और नहीं तो क्या, माँ कैंसर से अस्पताल में पड़ी है, विधवा बहन हर पहली तारीख को तुम्हारे मनी ऑर्डर का इंतज़ार करती है, लड़के को मेडिकल कॉलेज भेजना है, इनकी तरफ देखो, छोड़ो या सिद्धांत उद्धांत की मूर्खता। लीला कहती है, इन्हें समझाना बेकार है यदु भाई, समझदारी से तो इनकी दुश्मनी है, दीवार से सिर मारते आधी उम्र कट गई। यदु अरविंद से कहता है, क्या तुमने प्रेसिडेंट के लड़के की रिपोर्ट कर दी? अरविंद कहता है, और क्या करता? यदु, लेकिन हमारे उस प्रिंसिपल ने तो दांत निपोड़ दिए होंगे। कहता क्या है? अरविंद कहता है, रिपोर्ट दबाना चाहता है, मुझ पर रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा है। लीला कहती है, तो वापस क्यों नहीं ले लेते, कह दो गलती से हो गया। अरविंद कहता है, रिपोर्ट वापस नहीं ली जा सकती, बात बहुत आगे बढ़ गई है। यदु कहता है, तो मरो, प्रेसिडेंट जब नौकरी से बाहर कर देगा तब अक्ल ठिकाने आएगी। अरविंद कहता है, ऐसे कैसे बाहर कर देगा, क्या दूसरे प्रोफेसर चुप बैठेंगे? यदु कहता है, किस दुनिया में रहते हो, जानते नहीं तुम्हारा हर सहयोगी तुम्हें गाली दे रहा है? अरविंद कहता है, क्यों? यदु, क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट को नाराज कर दिया है, हर एक सोचता है कि बढ़ा हुआ डीए अब खटाई में पड़ गया। देखिए, यहाँ पर अरविंद को साथ देने वाला कोई प्रोफेसर नहीं है। प्रोफेसर कह रहा था, जो कॉलेज का प्रेसिडेंट है वो कह रहा था कि प्रोफेसर लोगों का डीए बढ़ाएंगे, मतलब वेतन में कुछ और वृद्धि होती। लेकिन अब इस तरह का कांड हुआ है तो बढ़ा हुआ डीए अब गया, चौपट हुआ, वो बढ़ने से रहा। इस वजह से सारे प्रोफेसर अरविंद को कोस रहे हैं, एक तरह से गाली दे रहे हैं कि साला मूर्ख है, जरा सा भी अकल नहीं है इसको। अरविंद कहता है, तो क्या कोई साथ नहीं देगा? यदु कहता है, विमलेंदु का साथ किसने दिया,
सब बुज़दिलों की तरह घर बैठे रहे। गुंडे ने बीच चौराहे पर उसकी जान ले ली। क्या हुआ? उसने भी एक बड़े आदमी के लड़के को नकल करते पकड़ा था। एक तो आदमी गवाही देने जाता, सब साले दुम दबाकर बैठ गए। देखिए, इससे पहले एक प्रोफेसर थे विमलेंदु नाम के, वो भी नकल करते पकड़े थे किसी बच्चे को जो बदमाश था, और उसके बदले में उनको क्या मिला? सजाए मौत। उसकी पत्नी अभी दर दर ठोकरें खा रही है। किसी ने उसके समर्थन में मुंह नहीं खोला, और वही चीज़ समझा रहा है यदु अरविंद को कि विमलेंदु का घटना तो जान रहे हो ना, क्या हुआ था उसके साथ? सजाए मौत, याद रखो। अरविंद कहता है, विमलेंदु का नाम लेकर मुझे तुम डरा रहे हो। चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूँगा। यदु कहता है, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, अभी भी वक्त है। मेरा कहना मानो और रिपोर्ट वापस ले लो। जाने लगता है। इतना बोल के यदु जाने लगता है। अरविंद कहता है, कहाँ जा रहे हो? यदु कहता है, ज़रा पता लगा लाऊं, आखिर लड़के कुछ तो योजना बना ही रहे होंगे, उनके इरादों की जानकारी होनी चाहिए। मेरी बात पर फिर सोचो, कोई साथ देने वाला नहीं है, किसी का भरोसा मत करो। यदु जाता है। कुछ क्षणों का बेचैन विराम। लीला भड़क कर बोलती है, जानते हो किस तरह घसीट रही हूँ तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी? एक एक पैसे की खींचतान मची हुई है, और तुमने यह नई मुसीबत खड़ी कर दी। अरविंद कहता है, मैं निपट लूँगा। लीला कहती है, खाक निपट लोगे? नौकरी छोड़कर बैठ जाओगे? क्या तुम ही अकेले ने दुनिया को सुधारने का ठेका ले रखा है? अरविंद कहता है, मैंने कब दावा किया? लीला कहती, सोचते क्यों नहीं? अब क्या भटकने की उम्र रह गई? 20 साल हो गए शादी को। किस बात का तो ठिकाना नहीं, किसी बात का तो ठिकाना होता। भगवान के लिए कम से कम कुछ ऐसा तो मत करो कि लगी लगाई रोटी भी छिन जाए। अरविंद कहता है, अब किस किस से डरूं लीला? कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, अंगूठा छाप कमेटी मेंबरों से, चुगली खाने वाले अपने सहयोगियों से, उस लिजलजे बेहुदे प्रिंसिपल से, विद्यार्थियों से। क्या पूरी उम्र डरते ही रहना होगा? लीला कहती है, इन लड़कों का क्या भरोसा? किसका साथ दिया है इन लोगों ने? कहीं विमलेंदु की तरह तुम्हें भी मैं कहती हूँ, क्यों पड़ते हो पचड़े में? अरविंद कहता है, खैर देखा जाएगा। सिगरेट का पैकेट खोलकर देखता है। सिगरेट ले आऊं? सिगरेट खाली हो गया डब्बा, तो इसलिए पूछता है, सिगरेट ले आऊं? लीला कहती है, इस समय बाहर मत जाओ। अरविंद, डरती हो? इतना डरूंगा तो कैसे चलेगा? अरविंद जाता है। लीला परेशान है। वह बिखरी कॉपियाँ ठीक करने लगती है, मेज पोस्ट वगैरह ठीक करती है। प्रिंसिपल का प्रवेश। उम्र करीब 60 पर अधिक लगती है। ठिगना, आँख से काना। प्रिंसिपल जो स्कूल कॉलेज का है वो आता है। लीला आश्चर्य से, आप? प्रिंसिपल, क्या करूं, आना ही पड़ा। मुसीबत जो खड़ी हो गई है, सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? बुरे दिन जो आ गए। लीला कहती है, आपने इन्हें देखा नहीं? अभी तो गए हैं। प्रिंसिपल, देखा क्यों नहीं, लेकिन फ़ायदा? लीला,
आपने रोका नहीं? प्रिंसिपल, उसे कोई रोक सका है? क्या दिन आ गए। लीला कहती है, तो क्या आप उनसे बात करना नहीं चाहते? प्रिंसिपल कहता है, कोई सुने तो करूं बात, कोई फ़ायदा हो तो बोलूं, चलता है, सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? लीला कहती है, तो फिर आप? प्रिंसिपल, मुझसे बात कर तुझसे बात करने आया तुमसे बात करने आया हूँ, शायद तुम ही समझा सको। समझाना तो है ही। लीला कहती है, मैं क्या समझा सकती हूँ? प्रिंसिपल कहता है, तो कौन समझा सकता है? देखो ना, सब कुछ ठीक चल रहा था, प्रेसिडेंट साहब खुश थे, सबको तनख्वाह मिल रही थी, डीए भी देने की सोच रहे थे, पर अरविंद ने नाहक मुसीबत खड़ी कर दी। इन्हें ही कहते हैं बुरे दिन, क्या समझें? लीला कहती है, मेरा भी कहना कहाँ मानते हैं? प्रिंसिपल, तो तुम स्त्री किस बात की हो? अरे, नकल वगैरह पकड़ना जूनियर लेक्चरों का काम है, सीनियर लोगों को क्या शोभा देता है? खैर, हो गई गलती हो गई, अब सुधारनी भी तो होगी। लीला कहती है, मैं कहाँ मना करती हूँ, पर वे माने तब ना। प्रिंसिपल कहता है, अब तुम्हें क्या बताऊँ, शहर में फसाद होने का डर है, लड़के मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लीला, आपको? प्रिंसिपल, हाँ मुझे, इस बूढ़े को, पर क्या करें, सहना होगा, नौकरी करनी है तो लात भी खानी पड़ेगी। लीला, लेकिन राजकुमार ने नकल की। प्रिंसिपल, अब मुझसे पूछकर तो की नहीं, थोड़ी सी कर ही ली तो किसका क्या बिगड़ गया? जिसका पाप उसके साथ, अपने बाप का क्या जाता है? लीला, फिर भी। प्रिंसिपल, अब तुम समझती नहीं, नकल बंद हो चाहे ना हो, कॉलेज ज़रूर बंद हो जाएगा, नौकरी ज़रूर जाएगी, बुरे दिन कहें किन्हें कहते हैं? लीला कहती है, क्या बात इस हद तक जा सकती है? प्रिंसिपल, इस हद तक नहीं, इससे भी आगे जा सकती है। प्रेसिडेंट साहब आखिर मालिक हैं, अन्नदाता हैं, उनका कॉलेज, उनकी मर्जी, इसीलिए तो कहता हूँ, नौकरी है तो कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खुला रखो, बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। लीला कहती है, आपको पूरा विश्वास है कि प्रेसिडेंट कॉलेज बंद कर देगा? प्रिंसिपल, और नहीं तो क्या, ज़रा सोचो तो, सब बाल बच्चे वाले हैं, कहाँ जाएंगे? हर एक तो महान नहीं बन सकता। लीला के चिंतित स्वर में कहती है, लेकिन ये तो हमेशा सिद्धांत और न्याय की बात करते हैं। प्रिंसिपल, अब न्याय का सवाल रहा कहाँ, अब सवाल है 40 परिवारों की रोटी का। क्या समझी? रोटी का, बुरे दिन जो आ गए हैं। लीला कहती है, क्या लोग विरोध नहीं करेंगे? प्रिंसिपल कहता है, किसकी हिम्मत है, जल्लाद से भी कहीं विरोध किया जाता है? मुझे तो सुबह से शाम तक गाली देता है, गधा और उल्लू का पट्ठा कहता है, पर क्या करूं, सुनता हूं, सुनूंगा नहीं तो जाऊंगा कहाँ, नौकरी जो करनी है। लीला कहती है, आपकी बात मेरी समझ में पूरी तरह आती है प्रिंसिपल साहब, पर जिसे समझना चाहिए वह कहाँ तैयार होता है। प्रिंसिपल कहता है, वैसे भी कौन तैयार होता है, अब तुम ही बताओ, क्या मैं खुशी से नालायक कहलाता हूँ? पर कहलाता हूँ, नालायक कहलाने के बाद भी खुशी जाहिर करता हूँ, नौकरी जो करनी है। अब मेरी बात छोड़ो, अपनी सोचो, नौकरी छूटेगी तो परेशान कौन होगा? तुम ही ना। भागेगा कौन? तुम। घर कौन चलाता है? क्या बुढ़ापे को नरक बनाना है? खैर, इसकी भी कोई बात नहीं, लेकिन जान है तो जहान है, जान तो बचानी होगी। छी, क्या दिन आ गए हैं, मास्टर की जान भी खतरे में। लीला कहती है, तो क्या बिमलेंदु की तरह? प्रिंसिपल कहता है,
कुछ भी हो सकता है। मारा गया ना बेचारा, अब क्या हालत है उसकी, बेवा की तरफ देखा नहीं जाता। सोचो तो, घर अंधेरा रखकर मंदिर में दिया जलाने से क्या फ़ायदा होगा। लीला कहती है, मैं इन्हें समझाऊंगी, हर तरह से समझाऊंगी। प्रिंसिपल कहता है, हाँ, यह हुई ना दुनिया की बात, केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है। कहो उससे नौकरी करना सीखे। अब अपनी तारीफ अपने मुंह क्या करूं। 30 साल नौकरी की, पूरे 30 साल। चुंगी नाके के मुहर्रिर से बढ़ता बढ़ता प्रिंसिपल हो गया। लड़का तो क्या बनता, लड़ता तो क्या बनता। लड़ो मत, झुको, सोचो मत, मानो, समझो तो समझाना, मैं चलता हूँ। प्रिंसिपल जाता है। लीला जड़वत खड़ी रहती है, फिर कॉपियाँ बटोरने लगती है। अरविंद आता है। अरविंद कहता है, यह प्रिंसिपल का बच्चा क्यों आया था। लीला कटुता से कहती है, झक मारने। अरविंद कहता है, क्या सीधे मुंह बात नहीं निकलेगी। लीला, सुनता कौन है। अरविंद, क्या कह रहा था। समझा रहा था तुम्हें, और नहीं तो क्या तुम्हें। क्या सलाह दे रहा था। समझदारी की बात कर रहा था, लेकिन तुम्हें समझदारी से ही तो दुश्मनी है। बताओगे भी। रिपोर्ट वापस लेने की बात कह रहा था। जाओ, रिपोर्ट वापस ले लो। लीला, हाँ, वापस ले लो, इसी में ही सबका भला है। तो तुम भी चाहती हो कि मैं बेईमानी करूं। समझदारी से काम लो। 20 बरस हो गए शादी हुए, पहले कभी कहीं ऐसी कोई बात की जो तुम्हारे मन के खिलाफ थी, पर आज मेरा कहना मान लो। अरविंद कहता है, लीला, मुझ पर दबाव मत डालो। लीला उत्तेजित होकर बोलती है, कभी सोचा इस घर में अकेले कौन जिया है। तुम, केवल तुम। हम लोगों को कभी अपने अस्तित्व की जानकारी ही नहीं हुई। तुम तय करते रहे कि हम लोग कैसे जिए, और हम लोग उसी तरह जीते रहे, लेकिन अब यह नहीं होगा। इसी बीच द्वार पर चंदू दिखाई देता है। उम्र करीब 20, कॉलेज छात्रों सी वेशभूषा। लीला एक क्षण रुकती है, फिर भीतर जाती है। यहाँ बता दूँ कि ये जो चंदू है, महाभारत के अर्जुन, युधिष्ठिर और एकलव्य और कर्ण जैसी भूमिका में है। ईमानदार बालक है, अपने कर्तव्य पथ से डिगने वाला नहीं है, और प्रोफेसर अरविंद का चहेते शिष्य है, प्रिय शिष्य है। तो लीला एक क्षण रुकती है, फिर भीतर चल जाती है। अरविंद आश्चर्य से चंदू से पूछता है, तुम। चंदू, क्या करूं सर, आना ही पड़ा। अरविंद, अब और कौन सा पराक्रम किया है। चंदू, पराक्रम मैं क्या करूँगा, पराक्रम तो मेरे प्रोफेसर कर रहे हैं। अरविंद, बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आती। चंदू, पहले आती थी, अब सवाल ही कहाँ उठता है, अब किसी पर विश्वास ही नहीं रहा। अरविंद, झूठ बोलते हो, नकल करते हुए शर्म नहीं आई। तुम्हारी जगह दूसरा कोई होता तो डूब मरता। चंदू, मैं जानता था कि आप भी यही बात कहेंगे। अरविंद, दूसरी कोई बात कही भी जा सकती है। चंदू, मैं सोचता था कि कम से कम आप सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेंगे।
अरविंद कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आई डिसलाइक यू, गेट आउट। चंदू कहता है, क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? अरविंद, क्यों सुनूं? चंदू, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? सुनने के बाद आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो निकालिए चप्पल, मारिए 10। अरविंद क्षण भर सोचने के बाद, बैठो, सुन रहा हूँ। चंदू, मैंने नकल नहीं की सर। अरविंद, नहीं, तुमने नकल की है। चंदू, नो सर, मैंने नकल नहीं की है। अरविंद, यू आर ए लायर। प्रोफेसर मिश्रा क्या झूठ बोलेंगे? चंदू, मैंने नकल नहीं की सर। अरविंद, कागज़ किसके हाथ में था? चंदू, मेरे। अरविंद, इसके बाद भी? चंदू, बीच में ही, पर मैंने उस कागज़ का इस्तेमाल नहीं किया। अरविंद, दिस इज़ नो आर्ग्यूमेंट। चंदू कहता है, आप जानते हैं मेरे सामने कौन बैठा था? राजकुमार। अरविंद, इससे क्या होता है? चंदू, वह छुरा रख कर नकल कर रहा था सर। प्रोफेसर मिश्रा की ड्यूटी कमरे में थी, वह देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। राजकुमार की सीट से दूर घूम रहे थे। अरविंद, लेकिन इससे यह कहाँ सिद्ध होता है कि तुम नकल नहीं कर रहे थे? चंदू, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए सर। राजकुमार के पास से एक कागज़ उड़कर मेरे पास आया। मैंने कागज़ उठा लिया, सोच ही रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा को दे दूं, लेकिन उन्होंने तेज़ी से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। अरविंद, तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया? चंदू, मैं बहुत चीखा चिल्लाया सर, पर प्रोफेसर मिश्रा नहीं माने। अरविंद, तुमने ज़रूर कोई बदतमीजी की होगी। चंदू, कभी की मैंने सर। वह धकेलते हुए मुझे प्रिंसिपल के कमरे में ले गए। अरविंद कहता है, तुमने प्रिंसिपल से अपनी बात नहीं कही? चंदू कहता है, वहाँ तो प्रिंसिपल के साथ ही कॉलेज का प्रेसिडेंट भी बैठा था। उसने मेरी ओर इस तरह देखा जैसे शिकार हाथ लग गया हो। उसकी मुस्कुराहट भयानक थी सर। अरविंद, इसके बाद क्या हुआ? चंदू कहता है, इसके बाद मुझे कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया, फिर वापस बुलाया गया और मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेज दी गई। अरविंद कहता है, सोचता हुआ, तो तुम कागज़ नहीं ले गए थे? चंदू कहता है, नो सर। आप ही बताइए, क्या मैंने कभी नकल की? अरविंद, तो बिना जांच किए सज़ा क्यों दी गई? चंदू, जानबूझकर। अरविंद कहता है, क्या लोग तुम्हारे दुश्मन हैं जो जानबूझकर सज़ा देंगे? चंदू कहता है, मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध है। आने वाले चुनाव में वे प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं उस विरोध की बलि बनाया गया हूँ। पर अरविंद कहता है, मुझसे क्या चाहते हो? चंदू कहता है, न्याय। अरविंद, मतलब? चंदू, राजकुमार को आज आपने पकड़ा है। अरविंद, तुम्हें उससे क्या लेना देना? चंदू, मैं पूछने आया हूँ कि राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजी जा रही है या नहीं। अरविंद, मैंने अपना काम कर दिया है, आगे प्रिंसिपल की जिम्मेवारी है। चंदू कहता है, नो सर, आपकी भी उतनी ही जिम्मेवारी है। अरविंद कहता है, लेकिन कैसे? चंदू कहता है, रिपोर्ट दबाई जा रही है, आपको रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवानी होगी। अरविंद कहता है, उन्होंने नहीं भेजी तो मैं क्या कर लूँगा? चंदू कहता है, आपको हमारा साथ देना होगा। अरविंद, यानी?
चंदू, इस बार हम लोग भी मरने मारने पर तुले हैं। कॉलेज की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजकुमार इस बार बच नहीं सकता। अरविंद कहता, यानी तुम लोग आंदोलन करोगे? चंदू, दूसरा कोई चारा नहीं। अरविंद कहता, पर तुम लोगों ने यह कैसे मान लिया कि रिपोर्ट दबा दी जाएगी? चंदू कहता, क्योंकि राजकुमार प्रेसिडेंट का लड़का है। अरविंद, इससे क्या होता है? चंदू, वह प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर समझता है और कॉलेज को अपनी जायदाद। अरविंद, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चंदू, आपको हमारा साथ देना होगा। आपको हमारी ओर से लड़ना होगा। अरविंद, मुझे बीच में क्यों? चंदू, क्योंकि आपका साथ मिलने पर ही हम जीत सकेंगे। नकल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, गुंडागर्दी दफना दी जाएगी। तो आप साथ देंगे ना? सबके सामने कहेंगे कि राजकुमार ने छुरे के बल पर नकल की है। अरविंद, पर तुम्हें शक क्यों होता है कि मैं न्याय का साथ नहीं दूंगा? चंदू, क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं। अरविंद, क्या मुझे दूसरों की तरह? चंदू, नो सर, वैसी बात नहीं है, लेकिन आप पर दबाव डाला जाएगा। आपको धमकाया जाएगा, नौकरी से हटाने की धमकी दी जाएगी, जान से मारने का डर भी दिखाया जाए तो कोई अचरज नहीं। अरविंद कहता है, मैं धमकियों से नहीं डरता। चंदू कहता है, पूरे स्टाफ में केवल आप पर भरोसा है सर। कल से हम धरना देंगे, हड़ताल करेंगे। रिपोर्ट नहीं हुई तो परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। लेकिन आप? अरविंद कहता है, बोलते क्यों नहीं? लीला आ जाती है, बीच में लीला आ जाती है। चंदू कहता है, लेकिन आप बदल गए तो याद रखिए, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अरविंद कहता है, तो तुम मुझे धमकाने आए हो? चंदू कहता है, आप चाहे जो समझें, यह लड़ाई हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। जो हमारे साथ नहीं है उसे अपने विरुद्ध मानते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, साथ ही आग्रह करने भी। अरविंद कहता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चंदू कहता है, इस समय मैं अपने सैकड़ों साथियों की ओर से बोल रहा हूँ। लौट कर उन्हें जवाब देना है। ज़रा साफ बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर आपने बात बदली तो हम आपको सबसे बड़ा गुनहगार मानेंगे। फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेवारी आप पर। चंदू तेजी से बाहर जाता है। अरविंद के चेहरे पर परेशानी है। लीला कहती है, देखा तुमने अपना लाडला विद्यार्थी कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। क्या इन्हीं लोगों के लिए मुसीबत उठाओगे? अरविंद कहता है, उसका दोष नहीं है। लीला, तुम्हें सरासर धमका नहीं रहा था? अरविंद, बदतमीजी और धमकी ही की भाषा समझ आती है अब। लीला, तो इन लड़कों की ओर से नेतागिरी करोगे तुम? अरविंद, उसका पक्ष न्याय का है। लीला, कहीं मारपीट हो गई या छुरे चल गए तो क्या होगा? सारा दोष तुम पर मढ़ दिया जाएगा। अरविंद, तो क्या मैं झूठ बोल दूं? लीला उत्तेजित होकर, पर मैं कहती हूँ, न्याय देने के लिए तुमको जज किसने बना दिया? कभी कहना माना है मेरा? कितनी बार कहा इस पचड़े में मत पड़ो, लेकिन प्रेसिडेंट का प्रवेश, 50 के आसपास, रोब-दाब वाला व्यक्तित्व, मुंह में श्रृंगार, आवाज़ में इस्पाती खनक। लीला भीतर जाती है। अरविंद कहता है, आप इस समय? प्रेसिडेंट कहता है, आप नहीं आए तो सोचा मैं ही चलूं। भूमिका बनाऊं या सीधे सीधे पूछूं? अरविंद, सीधे सीधे ही पूछिए। प्रेसिडेंट, आपने क्या तय किया है? अरविंद, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूँगा। प्रेसिडेंट, शाबाश, मैं बस आपकी इसी ईमानदारी का कायल हूँ। आपका क्या ख्याल है?
अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? अरविंद, इसी बात के लिए तो विरोध है प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट कहता है मैं भी यही चाहता हूँ। अरविंद कहता है लेकिन प्रिंसिपल साहब तो कह रहे थे कि। प्रेसिडेंट कहता है उसे मारिए गोली। अब क्या कहूँ, निहायत बेवकूफ़ किस्म का आदमी है, ना पर्सनालिटी है ना ग्रेस, हमेशा है करता रहता है। उसकी 60 हो गए हैं, सोचता हूँ रिटायर कर दूँ। अरविंद के चेहरे पर आंखें गड़ाकर, लेकिन सही आदमी मिलता कहाँ है? अरविंद, लेकिन वह तो दूसरी ही बात कह रहे थे। प्रेसिडेंट, क्या कह रहा था? अरविंद, यही कि आप हमारे मालिक हैं, अन्नदाता हैं। प्रेसिडेंट, कहा ना, बिल्कुल गधे किस्म का आदमी है, कौन किसका मालिक और कौन किसका अन्नदाता? अरविंद, तो आप क्या चाहते हैं? प्रेसिडेंट, यही कि असली अपराधी की खोज हो और उसे कड़ी सज़ा दी जाए। अरविंद, तो क्या आप राजकुमार को असली अपराधी नहीं मानते? प्रेसिडेंट, वह अपराधी हो सकता है पर असली अपराधी नहीं। अरविंद, तो कौन है? प्रेसिडेंट, मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा आप। अरविंद, मैं? प्रेसिडेंट, मेरा मतलब है आप लोग। वह पिछले 3 सालों से नकल कर रहा था, उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? अरविंद कहता है यह प्रश्न अपने आप से पूछिए। प्रेसिडेंट कहता है उसकी बेहुदा हरकतों की मुझसे शिकायत क्यों नहीं की गई? आप लोगों को डर किस बात का था? अरविंद कहता है आपका। प्रेसिडेंट, मेरा? हाँ, आपका। अपनी रोटा का, सुरक्षा का। प्रेसिडेंट कहता है मैं किसी का क्या बिगाड़ता हूँ? अरविंद, आपकी भाषा क्या धमकी की भाषा नहीं होती? आप जो कहते हैं क्या वही नियम नहीं होता? प्रेसिडेंट, आपका आरोप गलत है। प्रेसिडेंट कहता है आपका आरोप गलत है। अरविंद, नहीं, मेरा आरोप सही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका लड़का गुंडा, आवारा और बदमाश है। इसके बाद भी आप ढोंग क्यों करते हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम? प्रेसिडेंट, यह झूठ है। अरविंद, और आपने चंदू का केस यूनिवर्सिटी को क्यों भिजवाया है? प्रेसिडेंट, मैंने भिजवाया? अरविंद, हाँ, आपने भिजवाया। आपने मौके का फ़ायदा उठाया। आप जानते थे कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रेसिडेंट, मेरी उससे क्या दुश्मनी हो सकती है? अरविंद, वह आपके राजनीतिक विरोधी का लड़का है। आप उसके बाप की इमेज खराब करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट, मिस्टर अरविंद, आप अपनी हद से बहुत आगे जा रहे हैं। अरविंद, भला इसी में है कि आप राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी जाने दीजिए। प्रेसिडेंट, तो आप रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे? कोई सवाल ही नहीं उठता। आप अपनी जिद का परिणाम समझते हैं अच्छी तरह। तो मेरे भी आरोप सुनिए। आप लड़कों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आप शहर की शांति और व्यवस्था को खतरा पहुंचा रहे हैं। आप बदमाश लड़कों की नेतागिरी कर रहे हैं। अरविंद कहता है प्रेसिडेंट साहब, आप खुद जानते हैं कि ये आरोप कितने गलत हैं। प्रेसिडेंट कहता है कल तक आपने रिपोर्ट नहीं बदली तो उसके परिणाम भयंकर होंगे। मैं कॉलेज बंद कर दूंगा। अरविंद, तो बंद कर दीजिए। प्रेसिडेंट अरविंद को दृढ़ता देखकर कुछ नरम प्रेसिडेंट अरविंद की दृढ़ता देखकर कुछ नरम होकर, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते मिस्टर अरविंद? कॉलेज बंद करने से तो बात सुलझ नहीं जाएगी, उलझ भले जाए।
अरविंद कहता है, कॉलेज बंद करने की धमकी आपने दी, मैंने नहीं। प्रेसिडेंट, राजकुमार को रखिए एक और, ज़रा सोचिए तो इस घटना से मेरी पब्लिक इमेज को कितना धक्का पहुंचेगा। चुनाव का टिकट हाथ से जाता रहेगा। अरविंद कहता है, आपके नज़रिए से बात सही हो सकती है, पर मैं इस बीच लीला चाय का ट्रे लेकर आती है। और प्रेसिडेंट कहता है, अब कैसे बताऊं, घर से जाने क्या सोचकर चला था, लेकिन आपने ऐसा रुख अपना लिया कि बात धरी की धरी रह गई। यू आर द ओनली प्रोफेसर whom आई रिस्पेक्ट सो मच। आपका यह प्रिंसिपल है ना, सोचा था इसकी छुट्टी कर दूं, कॉलेज का नाश मारकर रख दिया, उसकी जगह आपको। अरविंद आश्चर्य से, मुझे? प्रेसिडेंट, कहा ना, यू आर द ओनली प्रोफेसर। कुछ मामलों में आपसे विरोध हो सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपको आपकी योग्यता के बारे में मैंने कभी शक किया। अरविंद, तो आप मुझे खरीदना चाहते हैं? प्रेसिडेंट, माई कार्ड्स आर ओपन। अब आप सोच लीजिए, कहाँ कहता हूँ कि फैसला अभी कीजिए, टेक योर ऑन टाइम, लेकिन कल सुबह तक ज़रूर बता दीजिए। उठने लगता है। लीला कहती है, चाय नहीं पियेंगे? प्रेसिडेंट कहते हैं, अभी नहीं, कल फैसला सुनने के बाद। जाता है। एक गहरा सन्नाटा। लीला कहती है, क्या सोच रहे हो? अरविंद, कुछ नहीं। लीला, प्रिंसिपल नहीं बनोगे? अरविंद, कीमत जानती हो, बिना कीमत दिए कुछ मिलता भी है, यानी बेईमान हो जाऊं? उस बदतमीज लड़के का साथ देकर भी क्या मिलेगा? प्रेसिडेंट से दुश्मनी ठन जाएगी, तुम्हारे सहयोगी भी कहाँ साथ दे रहे हैं, लड़ोगे किसके भरोसे? अरविंद कहता है, लेकिन चंदू को दगा देने का मतलब समझती हो? नकल का विरोध करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे, मुझ पर थूकेंगे। लीला कहती है, प्रेसिडेंट उनसे निपट लेगा, तुम्हें सुरक्षा देगा, प्रिंसिपल बना देगा, और ये लड़के तुम्हें केवल सड़कों पर खड़ा कर तमाशा देखेंगे। उनका साथ देने से फ़ायदा? यदु का प्रवेश बहुत परेशान है, लगभग हाँफ रहा है। यदु फिर से वही प्रोफेसर जिसका सपना है वाइस प्रिंसिपल बनने का। अरविंद का दोस्त आता है हाँफते हुए। अरविंद कहता है, इस तरह हाँफ क्यों रहे हो? यदु, कुछ अंदाज भी है शहर में क्या हो रहा है? लीला पूछती है, क्या कोई उपद्रव हो गया? यदु, पर उसकी तैयारियां हो रही है। और चढ़ाओ उस चंदू नाम के लौंडे को, तुम्हारा नाम लेकर लौंडों को भड़का रहा है, कल कॉलेज में तबाही हुए बिना नहीं रहेगी। अरविंद कहता है, लेकिन मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं कही। यदु कहता है, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे नाम से इनकलाब और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पूरे शहर में अफवाह है कि तुमने लड़कों को भड़काया है, पूरा स्टाफ हैरान है तुम्हारी हरकत पर। लीला कहती है, मैं कहती थी ना, कोई साथ नहीं देगा, सबको अपनी अपनी पड़ी है। यदु भाई, अब क्या होगा? यदु कहता है, उधर राजकुमार और उसके साथी तुमसे बेहद नाराज है। एक तो राजकुमार को पकड़कर तुमने उन्हें चुनौती दी, चंदू का साथ देकर तुम उनकी सत्ता ही खत्म कर देना चाहते हो। अरविंद कहता है, कौन कहता है मैं चंदू को भड़का रहा हूँ? यदु कहता है, ऐसा वे लोग सोचते हैं। यदि तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो आज नहीं तो कल तुम्हें जान से मार देंगे।
अरविंद कहता है, तुम मुझे डरा रहे हो। यदु, इसमें डराने की क्या बात है? अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं? हर बात तुम्हारे खिलाफ पड़ रही है। जाओ रिपोर्ट वापस ले लो। लीला कहती है, फिर प्रेसिडेंट इन्हें प्रिंसिपल बनाने की बात भी कह रहा है। यदु कहता है, तो जाओ प्रिंसिपल बनो, मेरी वाइस प्रिंसिपली के लिए रास्ता बनाओ। तुम प्रेसिडेंट का साथ दोगे तो वह भी तुम्हारा साथ देगा। रही चंदू और साथियों की बात, प्रेसिडेंट उनसे खुद निपट लेगा। लेकिन राजकुमार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरविंद कहता है क्रोध में, बंद करो अपनी बकवास। यदु कहता है, बकवास कहते हो? रिपोर्ट बदलने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या। हत्या से बच नहीं सकते तुम। अरविंद कहता है, चुप रहो। लीला कहती, मैं सोचती थी कम से कम एक बार तो मेरा कहना मानोगे, पर नहीं। तुम केवल अपने लिए जीते हो। अपनी खुशी के परे तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। स्वार्थी कहीं के। अब तुम्हें मुझे या चंदू में से एक को चुनना होगा। अरविंद चीख कर कहता है, चुप रहो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। यदु, यू गेट आउट फ्रॉम हियर, आई से गेट आउट। धीरे धीरे प्रकाश धीरे धीरे लौटता है। अरविंद सोफे पर अकेला बैठा है, सिगरेट पीता हुआ, गहरी चिंता में डूबा हुआ। बाहर रात का सन्नाटा, कहीं से 12 के घंटे सुनाई पड़ते हैं। कोने से विमलेंदु की शरीराकृत उभरती है। विमलेंदु वही जो कुछ साल पहले जिसकी हत्या कर दी गई थी, ईमानदार प्रोफेसर। एक तरह से उसकी आत्मा आती है रात के 12 बजे। अरविंद घबरा कर, कौन है? कौन हो तुम? विमलेंदु कहता है, पहचानो? क्या साल भर में ही भूल गए? अरविंद, तुम्हारी आवाज़ तो विमलेंदु की है, पर चेहरा कहाँ गया? विमलेंदु, अब मैं बिना चेहरे का आदमी हूँ। अरविंद, क्या तुम विमलेंदु? हाँ विमलेंदु, तुम्हारा मित्र। लेकिन तुम्हारा चेहरा कहाँ गया? मृत्यु ने उतार कर रख दिया। चेहरे केवल जिंदा रहते बदले जा सकते हैं, 1, 2, 10, 100, पर मृत्यु चेहरा हमेशा उतार कर रख देती है। तो तुम विमलेंदु के प्रेत? हंसता है, प्रेत? हाँ प्रेत। जिंदा प्रेतों के बीच एक और प्रेत। कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे मन के अंधेरी गलियों से। बहुत अंधेरा है वहाँ, सीलन भरी हजारों सुरंगें और तहखाने हैं वहाँ। कितना कचरा जमा रखा है तुमने। मुझे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। लेकिन तुम आए क्यों हो? किसने बुलाया तुम्हें? तुमने? मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। मेरी गरज? झूठ मत बोलो, बिना बुलाए मैं कहीं नहीं जाता। बोलो, बुलाया है या नहीं? बोलते क्यों नहीं? हाँ बुलाया है। अब मैं आ गया तो डरते हो? डरो मत। फिर अरविंद कहता है, क्यों बुलाया मैंने? विमलेंदु कहता है, मैं बताऊं? तुम पूछना चाहते हो कि मरते समय मैं क्या सोच रहा था। जब गुंडों ने मुझ पर हमला किया तो मेरी मना स्थिति कैसी थी? अरविंद कहता, हाँ, बलिदान करते समय तुम क्या सोच रहे थे? विमलेंदु, बेवकूफ़, बलिदान शब्द वापस ले। मैं तुम्हारे क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हूँ जो वजनी शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगूं। मैं शब्दों से परे हूँ, चेहरों से परे हूँ। अरविंद कहता है, मैं मान नहीं सकता। तुमने जो कुछ किया वह बलिदान था, आत्मत्याग, आदर्श। विमलेंदु कहता है, फिर वही बकवास,
बंद करोगे या नहीं? यह बकवास बहुत सुन चुका। चिता पर मेरी लाश रखी थी और तुम लोग लेक्चर दे रहे थे। हर एक आदमी यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वह मेरा कितना जिगरजान दोस्त रहा है। मुझ में जो नहीं था उसे ढूंढ ढूंढ कर बखान किया जा रहा था, पर असलियत क्या थी जानते हो? अरविंद: मैं कैसे जानूंगा? विमलेंदु कहता है, तुम जानते हो पर कहोगे कैसे? सब मन ही मन मेरी बेवकूफ़ी पर तरस खा रहे थे। होड़ लगी हुई थी हरामी लोगों में। एक ने तो इसी होड़ में मेरे बाप को भी क्रांतिकारी कहा, तपस्वी और त्यागी कहा। साला क्या जानता था कि मेरा बाप गंजड़ी था और सट्टा लगाता था। तो समझे, किसी की जान जाए और यह साले अपनी पब्लिसिटी करें। अरविंद कहता है, यानी तुम अपनी मृत्यु पर दुखी हो? विमलेंदु: और नहीं तो, मेरी कोई उम्र थी मरने की? 3 साल पहले शादी हुई थी, फूल सी बच्ची, पत्नी का उबलता हुआ प्यार, नाटक की दुनिया में नाम पैदा करने की ख्वाहिश, सब धरा का धरा रह गया। अरविंद: तो तुमने नकल क्यों पकड़ी? विमलेंदु: बेवकूफ़ी के लिए भी कोई तर्कशास्त्र होता है। आ गया जोश में, हो गई मूर्खता। मैं क्या जानता था कि इसके लिए सजाए मौत मिलेगी? अरविंद: लेकिन हम लोग तुम्हारे आत्म बलिदान की गाथा गाते हैं। विमलेंदु: जिंदा हो ना, इसलिए मरो तो पता चले कि जीवन क्या होता है। अरविंद: लेकिन नकल? विमलेंदु: उसकी ऐसी तैसी, साले मिडिल क्लास के आदमी अपने हर समस्या को ग्लोरीफाई करोगे। और नासमझ मेरी बीवी साल भर से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही है। सब आश्वासन देते हैं, नौकरी कोई नहीं देता, सब बकवास है। अरविंद कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? विमलेंदु: वही जो तुम्हारी भीतरी मन सुनना चाहता है। अरविंद: यानी? विमलेंदु: जाओ उस प्रेसिडेंट से समझौता करो, प्रिंसिपल बनो। क्या तुम्हारी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारी लाश से के पास म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में शोक सभा हो और प्रस्ताव पास किया जाए? अरविंद कहता है, मैं समझौता नहीं करूँगा। विमलेंदु कहता है, मैं भी देखूँगा, मेरे नाटक का द्रोणाचार्य भी यही कहता था। अरविंद कहता है, मेरी तुलना द्रोणाचार्य से क्यों करते हो? वह बहुत शक्तिशाली था, मैं एक छोटा आदमी हूँ, छोटे छोटे मोर्चों पर लड़ता हूँ। विमलेंदु: बकवास, उन द्रोणाचार्य ने भी दावे किए थे तुम्हारी तरह। उसे समझो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। याद करो उसे, याद करो उसे। धीरे धीरे अंधकार में बच्चे के रोने की, सिसकने की आवाज़ें आती हैं। धीरे धीरे प्रकाश। 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पांव घिसलाता मचल रहा है। अश्वत्थामा: नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए। नहीं देगी तो तुझसे कभी नहीं बोलूँगा, पिताजी से भी नहीं बोलूँगा। देखिए, अब अश्वत्थामा की कहानी एक तरह से महाभारत का आ चुका है। ये समानांतर कथाएं हैं। यहाँ पे अश्वत्थामा के घर का जो फटेहाली है, बदहाली है, जो आर्थिक तंगी है, उसको दिखाया जा रहा है। द्रोणाचार्य के घर में किस तरह का स्थिति है। तो जो अश्वत्थामा है वो दूध के लिए जिद कर रहा है। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए। नहीं देगी तो मुझसे कभी नहीं बोलूँ, तुझसे कभी नहीं बोलूँगा, पिताजी से भी नहीं बोलूँगा। कृपि कहती है। कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी है, अश्वत्थामा की माँ। कृपि धमकाती हुई कहती है, क्या मेरा कहना नहीं मानेगा? अश्वत्थामा चीख कर, तेरा क्या, किसी का नहीं मानूंगा। ला गोरस ला, अभी ला, नहीं तो सिर पटक पटक कर प्राण दे दूंगा। गोरस देती है कि नहीं? ले। सिर पटकता है। देती है कि नहीं? ले ले ले।
सिर पटकता जाता है। गोरस गाय का दूध के लिए जिद कर रहा है और सिर पटक रहा है। अश्वत्थामा कृपी कहती है तो मर जा, गोरस हो तो लाऊं, तेरे बाप ने गाय तो नहीं बांध रखी है। अश्वत्थामा कहता है कहीं से ला, नहीं लाती तो ले ले, सिर पटकता है। फिर कृपी व्याकुल हो जाती है, उसे उठाती है, पुचकारती है। कृपी कहती है ठहर, लाती हूँ, अभी लाती हूँ। अश्वत्थामा की सिसकियाँ नहीं टूटती। द्रोणाचार्य का प्रवेश अश्वत्थामा को रोता हुआ देख परेशान होता है। द्रोणाचार्य कहता है अश्वत्थामा को चुमकारता हुआ, क्या हो गया रे, रो क्यों रहा है, क्या माँ ने फिर मार दिया? अश्वत्थामा नहीं, नहीं मारा। द्रोणाचार्य तब क्यों रो, तब क्या हो गया? अश्वत्थामा गोरस पीऊँगा पिताजी, गोरस पीऊँगा। द्रोणाचार्य पर अपने यहाँ गाय कहाँ है? अश्वत्थामा नहीं है तो क्या हुआ, माँ दे रही है। द्रोणाचार्य लेकिन क्या बाहर गई है? अश्वत्थामा नहीं, भीतर। कृपी मिट्टी का पात्र लिए आती है और कहती है आ गए तुम, देखो ना, दूध के लिए हट कर रहा था, सिर पटक पटक कर प्राण दे रहा था। और फिर अश्वत्थामा से कहती है ले पी, अब रोएगा तो देखना, हट्टी कहीं का। अश्वत्थामा दूध पीता है। कृपी उसकी ओर करुण दृष्टि से देखती है। गोरस कैसा लगा बेटे? अश्वत्थामा कहता है बहुत अच्छा था माँ। बाहर जाने लगता है। द्रोणाचार्य कहता है कहाँ जा रहा है? अश्वत्थामा कहता है उस क्षत्रिय कुमार के पास, उसे जाकर बताता हूँ कि हमारे यहाँ भी गोरस है, घमंडी कहीं का, आपको दरिद्री भिखमंगा ब्राह्मण कह रहा था। उछलता हुआ जाता है। कुछ क्षणों तक बेचैन अंतराल। फिर कृपी कहती है हाँ बताओ, द्रुपद ने क्या कहा? इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ, खुश हुआ होगा ना? पात्र उठाने लगती है। द्रोणाचार्य कहते हैं पात्र मुझे दो। पात्र ले लेता है, देखता है। कृपी कहती है क्या क्या दिया? 100 से कम गायें क्या दी होंगी? द्रोणाचार्य कहता है कटुता से 100 क्यों, 1000 दिए हैं। असल बात यह है कि द्रुपद बचपन का दोस्त रहा है, सखा रहा है गुरु द्रोणाचार्य का, और वह जा रहा है और पत्नी कई बार उससे कह चुकी है कि जाइए द्रुपद से मिलाइए, वो राजा है द्रुपद, तो दोस्त होने के नाते कुछ मदद करेगा, कुछ सहयोग करेगा, कुछ देगा, जिससे घर गृहस्थी संभालने में, चलाने में आसान होगा। तो बहुत दिनों से कहती आ रही थी, तो आज द्रोणाचार्य गए हुए थे और वहाँ जाने पर क्या मिला है? बेइज्जती, दोस्त से बेइज्जती, और वो बेइज्जती खा करके वापस लौटे हैं खाली हाथ। तो वही पूछ रही है अब कि 100 गायें तो कम से कम दिए होंगे, तो ये जवाब दे रहे हैं हाँ 100 क्यों, 1000 दी हैं। कृपी कहती है और मुद्राएं कितनी दी? क्या ऐसे ही थोड़े ही विदा कर दिया होगा? कहती थी ना अकड़ छोड़ दो, मानते कहाँ थे? द्रोणाचार्य पात्र दिखाता हुआ अश्वत्थामा को तुमने क्या पिलाया? पूछते हैं। कृपी कहती है अन्यत्र देखती हुई दूध, और क्या? द्रोणाचार्य क्या इस पात्र में दूध था? झूठ क्यों बोलती हो? कृपी अब जाने भी दो। हाँ तो द्रुपद ने क्या कहा? तुम्हारा स्वागत किस प्रकार किया? राजसभा बुलाई होगी तुम्हारे सम्मान में। द्रोणाचार्य इस पात्र में क्या था?
द्रोणाचार्य पूछ रहे हैं इस पात्र में क्या था, वो पूछ रही है कि द्रुपद किस तरह से स्वागत किया, क्या क्या दिया। कृपि कहती है द्रुपद ने क्या कहा, क्या दिया। द्रोणाचार्य फिर कहते हैं इस पात्र में क्या था। कृपि सुन सकोगे। द्रोणाचार्य द्रुपद के यहाँ से आने के बाद अब कोई बात भारी नहीं पड़ेगी। कृपि इस बर्तन में दूध के नाम पर आटे का घोल था। द्रोणाचार्य उस छोटे से बच्चे के साथ कपट करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें। कृपि शर्म करती तो अब तक सिर पटक पटक कर मर गया होता। द्रोणाचार्य लेकिन आटे का घोल भी पी कैसे लिया। कृपि पीता नहीं तो कहाँ जाता। आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो याद रहता दूध का स्वाद। दूध के नाम पर जहर देती तो भी पी लेता। द्रोणाचार्य क्या सचमुच दूध नहीं पिया उसने कभी। कृपि कहती है इस बात पर अब दृष्टि पड़ी तुम्हारी, मैं कहती तो विश्वास करते तुम। मुझे झगड़ालू स्वभाव दरिद्री कहकर कोसते। द्रोणाचार्य मुझे अभी विश्वास नहीं होता। कृपि कहती है विश्वास क्यों होगा, कभी अपने लड़की की हड्डियां गिनी तुमने। भिखमंगे का लड़का कहलाता है तुम्हारा बेटा। मुझसे पूछो कैसे जुटाती हूँ 2 जून की रोटी। द्रोणाचार्य कहते हैं इतना नारकी जीवन। कृपि नरक बनाया किसने, मैंने या तुमने। बोलते क्यों नहीं। कहाँ मर गई अकड़ तुम्हारी। होंगे बड़े आचार्य लेकिन उससे अन्न नहीं आ जाता, कपड़े नहीं आ जाते। तुम कहना क्या चाहती हो, वही जो तुम्हें द्रुपद के यहाँ भेजते समय कहा था। पर द्रुपद ने क्या किया जानती हो, उसने तुम्हें जरूर कुछ न कुछ दिया होगा। द्रोणाचार्य कटुता से कहते हैं दी ना, जमकर एक लात दी मेरे माथे पर, नौकरों से धक्के मार कर निकलवा दिया मुझे। कृपि हो ही नहीं सकता। द्रोणाचार्य क्या झूठ बोल रहा हूँ, उस अपमान की कल्पना भी नहीं कर सकोगे तुम। मेरा अपमान, मेरे पिता का अपमान। कृपि ऐसा क्या कहा दिया उसने। द्रोणाचार्य उसने मुझे घमंडी कहा, अकड़ू कहा, दरिद्री कहा। तो क्या गलत कहा। द्रोणाचार्य उसने मुझे ढोंगी कहा, पाखंडी कहा। उसका एक एक शब्द बर्छी की तरह मेरी आत्मा को छेद रहा है। कृपि इस अपमान की नौबत क्यों आने दी तुमने। द्रोणाचार्य मैंने। कृपि कृपि कहती है और किसने, मैंने। तुमने जरूर अकड़ दिखाई होगी, अपनी विद्वता और आचार्यत्व पर उसे लंबा भाषण दिया होगा। द्रोणाचार्य कहते हैं नहीं कृपि, मैंने वैसा कुछ नहीं किया। जीवन में इतनी समर्पित भाषा कभी नहीं निकली मेरे मुंह से। इसके बाद भी अपमान। कृपि मेरा रोम रोम जल रहा है। इच्छा तो होती है कि एक ही बाण से उसका सिर छेद कर रख दूं। कृपि कहती ले चुके बदला, अपने इकलौते बेटे के लिए जो दूध की एक बूंद नहीं जुटा सकता, उसके मुंह से बदले की भाषा वाचालता है। द्रोणाचार्य तुम मेरी शक्ति नहीं जानती तो और कौन जानता है। मैं एक ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। लेकिन पढ़ाओगे किसे, है भी कोई विद्यार्थी। राज सत्ता को यूं ही नहीं उल्टा जा सकता। द्रोणाचार्य कहते हैं तुम कहना क्या चाहती हो। कृपि कहती है मैं कहाँ कहती हूँ कि अपमान का घूंट पियो।
द्रुपद से बदला जरूर लो, पर उतावली में नहीं, योजना बनाओ। उसका नाश उसकी जाति के लोगों से ही कराओ। बाहर कोलाहल, रथ के रुकने की आवाज़, घोड़ों की हिनहिनाहट। द्रोणाचार्य कहते हैं, देखो तो कौन है? कृपि, देखने का नाट्य। कोई राजपुरुष लगता है। द्रोणाचार्य, हाँ, अरे यह तो भीष्म आ रहे हैं। कृपि, भीष्म और अपने यहाँ? द्रोणाचार्य, आश्चर्य है। कृपि कहती है, देखो कैसा संयोग है, तुमसे सत्ता से जुड़ने के लिए कह रही थी, सत्ता स्वयं चली आ रही है। विवेक से काम लो, हो सकता है तुम्हारा संकल्प भीष्म का प्रवेश होता है। द्रोण को झुककर प्रणाम करता है। द्रोणाचार्य कहते हैं, आप यहाँ? भीष्म, क्या आप जैसे आचार्य के दर्शनों का लाभ ना लूं? द्रोणाचार्य, फिर भी? भीष्म, आचार्य द्रोण, आज तक आपकी धनुर्विद्या के बारे में सुना ही था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा, धन्य हैं आप। कृपि कहती है, ऐसा क्या देख लिया आपने? भीष्म कहते हैं, धनुर्विद्या का ऐसा चमत्कार जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कृपि, कैसा चमत्कार? भीष्म, वाणों की सहायता से आचार्य ने कुएं में गिरी गेंद को बाहर निकाल दी। पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब घटना की जानकारी दी तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। द्रोणाचार्य कहते हैं, लेकिन यह तो बहुत साधारण सी बात है। भीष्म कहते हैं, मैं इस चमत्कार से अभिभूत हूँ आचार्य। द्रोणाचार्य कहते हैं, आप चाहते क्या हैं? भीष्म कहते हैं, यही कि आप चलकर राजपुत्रों का आचार्य पद ग्रहण कर लें। द्रोणाचार्य कहते हैं, मैं और राजपुत्रों का आचार्य? भीष्म कहते हैं, इसमें आपत्ति क्या है? द्रोणाचार्य कहते हैं, मुझे थोड़ा विचार कर लेने दीजिए। कृपि बीच ही में बोलती है, ये तो शालीनता के कारण ऐसा कह रहे हैं, इन्हें आपकी बात स्वीकार है। भीष्म कहते, तो मैं निश्चिंत हुआ आचार्य, चलकर आपके स्वागत की व्यवस्था करूं? द्रोणाचार्य कहते हैं, भीष्म, लेकिन मैं। कृपि बीच ही में कहती है, इनकी बात मुझ पर छोड़िए, ये परसों यानी गुरु पूर्णिमा तक राजधानी जरूर पहुंच जाएंगे। भीष्म कहते हैं, आपने अच्छी बात बताई, दीक्षा के लिए गुरु पूर्णिमा से बढ़कर दिन कहाँ मिलेगा। तो आचार्य, आपको लेने रथ आएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। भीष्म जाने लगता है। द्रोण आगे बढ़कर कुछ कहना चाहता है, पर कृपि उसे रोकती है। द्रोणाचार्य कहते हैं, कृपि, तुमने कुछ सोचने भी नहीं दिया। कृपि कहती है, क्योंकि तुम सोचने के बाद हाँ नहीं कर पाते। द्रोणाचार्य कहते हैं, लेकिन तुम इसका परिणाम जानती हो? कृपि, जानती हूँ, अनाज और कपड़े की समस्या हमेशा के लिए मिट जाएगी, कुछ सम्मान से रह सकोगे, तुम द्रुपद से बदला भी ले सकोगे। द्रोणाचार्य, हाँ, द्रुपद से बदला, द्रुपद का नाश किए बिना मैं चैन से नहीं जी सकूँगा। देखिए ये बदले की भावना कितनी ज़बरदस्त होती है। और क्या क्या होता है फिर महाभारत में। द्रुपद वही है जिसकी बेटी है द्रौपदी, और द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा होता है तब ये महाशय जो हैं द्रोणाचार्य क्यों चुप होते हैं, क्यों चुप रहते हैं, क्यों नहीं विरोध का एक भी शब्द बोलते? यही बदला, और वही बदला फिर बाद में महाभारत का रूप लेता है, जिसमें ये शस्त्र चलाना सिखाए हैं, मानवता नहीं सिखाए हैं, और लड़ने और मारने वाले सब अपने होते हैं, और त्राहिमाम त्राहिमाम, हर तरफ खून की नदियां बहती हैं, जिसमें इनका पुत्र भी शामिल होता है, अश्वत्थामा। वो भी मारा जाता है, मारा नहीं जाता, अश्वत्थामा नामक हाथी मारा जाता है। तो ये हताश होते हैं, और जिसके कारण हताश होने से ही पुत्र शोक में बेवजह इनकी भी मौत होती है।
युधिष्ठिर से सच जानना चाहते हैं, लेकिन कहाँ जानेंगे सच। सब छल, मतलब युद्ध में इतना छल और प्रपंच हो चुका था कि कुछ भी नहीं, ऐसे सत्यानाश होता है। हाँ, द्रुपद से बदला, द्रुपद का नाश किए बिना मैं चैन से नहीं जी सकूंगा। कृपि कहती है, अब तुम्हारे शिष्य होंगे इस देश के भावी शासक, उनकी सेना बनाकर तुम द्रुपद को तहस नहस कर सकते हो। द्रोणाचार्य कहते हैं, हाँ, जब मेरी नियति यही है तो मैं क्या कर लूँगा। कृपि, मैं तैयार हूँ। धीरे धीरे अंधकार, कुछ क्षणों में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें करीब आती हैं। जंगल में कुछ लोगों के भागने की आहट। अर्जुन की आवाज़, गुरुदेव वह देखिए कुत्ते भौंकने लगे, हरिणों का झुंड देखिए उस ओर। द्रोणाचार्य की आवाज़, सावधानी से निशाना साध अर्जुन, एक भी हिरण भागने ना पाए। अर्जुन की आवाज़, अब ये अर्जुन को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, अर्जुन को दुनिया का महान धनुर्धर बनाने की चाहत लिए हुए हैं, और एकलव्य से इसी एवज में उसका अंगूठा मांग लेते हैं छल से। उसकी घटना है। अर्जुन की आवाज़, गुरुदेव हमारे शिकारी कुत्तों पर कहीं से बाण आ रहे हैं। द्रोणाचार्य की आवाज़, कौन हो सकता है। अर्जुन कहता है, जाने कौन है, कुत्तों का भौंकना बंद होता है। गुरुदेव कुत्तों का भौंकना बंद हो गया है, जैसे कोई बाण से उनका मुंह सी रहा है। द्रोणाचार्य की आवाज़ आता है, पर धनुर्विद्या का इतना बड़ा चमत्कार करने वाला यहाँ कौन है, चलो आगे चलकर देखते हैं। जंगल में दौड़ने की आवाज़, हलचल, धीरे धीरे प्रकाश मंच के मध्य भाग पर फैलने लगता है। एकलव्य धनुष पर बाण ताने हैं। द्रोणाचार्य और अर्जुन आते हैं। द्रोणाचार्य पूछते हैं, कौन हो तुम। एकलव्य बाण उतार कर उन्हें प्रणाम करता है। गुरुदेव आप। द्रोणाचार्य आश्चर्य से, मुझे गुरुदेव क्यों कह रहे हो। एकलव्य जवाब देता है, आप मेरे गुरुदेव हैं इसलिए। द्रोणाचार्य, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार नहीं गुरुदेव, दूसरी बार। तुम झूठ बोलते हो। मैं भला क्यों झूठ बोलने लगा। क्या 10 वर्ष पहले मैं आपसे नहीं मिला। मैं आपका शिष्य बनना चाहता था। द्रोणाचार्य, तब। एकलव्य, आपने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी थी। द्रोणाचार्य, ठीक ही किया था। शास्त्रों के अनुसार मेरी विद्या केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए है। एकलव्य, लेकिन योग्यता और प्रतिभा। द्रोणाचार्य, इन दोनों से व्यवस्था बड़ी है। क्या यह सच है। हाँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी यही कहता है। लेकिन जन्म पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं था। जन्म से पहले अपने माता पिता तय करने की सुविधा क्या प्रकृति भी देती है। द्रोणाचार्य कहते हैं, लेकिन मनुष्य का जन्म हमेशा एक अनचाही व्यवस्था में होता है, तो मैं क्या करूं। एकलव्य कहता है, आप भीतर से इस व्यवस्था में विश्वास करते हैं। जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है। पर तुमने इतनी विद्या सीखी कहाँ से। इतनी विद्या तो मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं आती। एकलव्य जवाब देता है, यह सब आपकी कृपा है गुरुदेव। द्रोणाचार्य कहते हैं, मुझे बेकार महत्व दे रहे हो। एकलव्य कहता है, नहीं गुरुदेव, मैंने आपका पुतला बनाया, उसके चरणों में बैठकर अभ्यास करता रहा। द्रोणाचार्य कहते हैं, गुरु के बिना भी इतना ज्ञान, तुम धन्य हो एकलव्य। अर्जुन कहता है, क्या यह संभव है गुरुदेव। द्रोणाचार्य कहते हैं, जो कुछ देख रहा हूँ झुठलाया कैसे जा सकता है। एकलव्य कहता है, आपके आशीर्वाद से मेरी विद्या कृतार्थ हुई। अपने इस वनवासी शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगिए। द्रोणाचार्य कहते हैं, लेकिन किस अधिकार से, मैंने तुम्हें दिया क्या है।
एकलव्य कहता है, प्रेरणा। द्रोणाचार्य, यह तुम्हारी शालीनता है। चाहे जो हो, मैं आपको गुरु मानता हूँ। अब मैंने सिद्ध कर दिया है कि मैं बहुत नालायक शिष्य नहीं हूँ। द्रोण विचार करता है, अर्जुन की ओर सार्थक नज़र से देखता है। धीरे धीरे उसका चेहरा कठोर होने लगता है। एकलव्य उसे चुप देखकर कहता है, क्या मेरी गुरु दक्षिणा भी स्वीकार नहीं? द्रोणाचार्य कहते हैं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? अब तुम जिद करते हो तो, लेकिन तुम दे भी सकोगे? एकलव्य, आप मांगिए तो। रहने दो, तुम नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाऊंगा? पांडु या कौरवों का बेटा भले ना हूँ, व्याधराज का पुत्र तो हूँ ही। कहेंगे तो उसका पूरा राज्य आपके चरणों में रख दूंगा। धन नहीं चाहिए मुझे। तो मेरी गुरु दक्षिणा तुम्हें बहुत दुख देगी। प्राणों से तो अधिक कुछ नहीं लेगी। तो सुनो, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह आपने क्या मांग लिया? अंगूठा देने के बाद मैं क्या रह जाऊंगा? आप आशीर्वाद दे रहे हैं या शाप? फिर मांगने के लिए कहा क्यों? क्या चेतावनी नहीं दी थी मैंने? एकलव्य, गुरु दक्षिणा तो मैं दूंगा ही आचार्य, लेकिन एक प्रश्न पूछूं? कैसा प्रश्न? क्या आप इस अर्जुन से कभी उसका दाहिना हाथ मांग सकेंगे? क्या आप भीम से उसकी भुजा मांग सकेंगे? आप मांगेंगे भी तो नहीं मिलेगी। तब आपने मुझसे ही अंगूठा क्यों मांगा? क्या आप अपने शिष्य की हत्या नहीं कर रहे हैं? तो मत दो, मैं कोई दबाव तो नहीं डाल रहा हूँ। वैसी बात नहीं है, गुरु दक्षिणा तो मैं दूंगा ही। पूजा की सामग्री लेकर आता हूँ। एकलव्य तेजी से जाता है। कुछ देर तक अर्जुन और द्रोण खामोश रहते हैं। अर्जुन पूछता है, गुरुदेव, आपकी यह क्रूरता समझ में नहीं आई। द्रोणाचार्य कहते हैं, क्यों? एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? धर्म की व्यवस्था के लिए। जानते नहीं, शूद्रों और वनवासियों को धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन आपने शिक्षा दी कहाँ? आपको गुरु दक्षिणा देना भी क्या अपराध हो गया? एकलव्य का अंगूठा बने रहने का अर्थ समझते हो? धनुर्विद्या पर उसका अधिकार हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी जाति का अधिकार हो जाएगा। शक्तिशाली होने के बाद एक क्षत्रियों से स्पर्धा करेंगे और परिणाम होगा वर्णाश्रम धर्म पर संकट। उसका अंगूठा छीनकर मैं इन संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, समझे? पर यह अन्याय है गुरुदेव। देखा नहीं उसकी आंखों में क्षत्रियों के लिए कितनी घृणा थी? आपने एक महान प्रतिभा को उभरने से पहले ही कुचल दिया। हाँ, कुचल दिया। उसने मेरे अहंकार को चुनौती क्यों दी? अर्जुन, कैसी चुनौती? द्रोणाचार्य, वह सिद्ध करना चाहता था कि वह मेरी सहायता के बिना भी महान धनुर्धर बन सकता है। कल इतिहास मेरी अपूर्णता पर हंसता। अर्जुन कहता है, इतिहास तो कल भी हंसेगा आप पर। जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो लोग आपको ही याद करेंगे। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगी। द्रोणाचार्य आश्चर्य से, यह तुम कह रहे हो? कम से कम तुम्हें तो नहीं कहना चाहिए। अर्जुन, मगर क्यों? क्योंकि यही वनवासी आगे चलकर तुम्हारी राह का सबसे बड़ा कांटा बनता। तो बनने देते। उसे जीतने के लिए मैं और अधिक विद्या सीखता। नहीं अर्जुन, उसकी प्रतिभा स्वयंभू है।
तुम उसके सामने नहीं ठहर सकते। आपके रहते? हाँ, मेरे रहते। एकलव्य ने मुझे भी अपनी सीमा की पहचान करा दी है। क्या इसलिए आपने? द्रोणाचार्य कहते हैं, याद है मैंने एक दिन बहुत प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा धनुर्धर नहीं होगा, पृथ्वी पर तुमसे बड़ा धनुर्धर नहीं होगा। आज मैं अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। अर्जुन कहता है, पर यह अन्याय है गुरुदेव, उस पर भी और मुझ पर भी। तुम पर क्यों? क्योंकि मैं संसार के सबसे बड़े धनुर्धर को अपनी आंखों से देख चुका हूँ। भविष्य में कभी मुझे कोई संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा तो उस समय एकलव्य का गर्म खून से सना वह पंजा मेरा मजाक उड़ाएगा। गुरुदेव, मैं अपनी अपराध भावना को कभी नहीं जीत सकूंगा। द्रोणाचार्य कहते हैं, मूर्खतापूर्ण बातें बंद करो। गुरुदेव, अभी भी समय है, जाइए एकलव्य का मान कीजिए। मैं इस पाप में शामिल नहीं होना चाहता। चुप रहो, मुझे अपना वचन पूरा करने दो, अपने राज के कर्तव्य का पालन करने दो। नहीं गुरुदेव, वह देखो एकलव्य आ रहा है। एकलव्य थाली में पूजा की सामग्री लेकर आता है। उसका अंगूठा कटा है, पंजा खून से लाल है। द्रोणाचार्य को वह खून का टीका लगाता है। और कहता है चरणों पर माथा झुकाता हुआ, यह रही आपकी गुरु दक्षिणा गुरुदेव, यह रही आपकी गुरु दक्षिणा। द्रोण दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है। अर्जुन करुण दृष्टि से एकलव्य की ओर देखता है। धीरे धीरे अंधकार